द सन इज़ विजिबल। अब आपके लिए जो टॉपिक है वो है एडवांस सनराइज़ एंड डिले सनसेट। रियल में सनराइज़ होता नहीं है, लेकिन सनराइज़ हमें दिख जाता है। कभी कभी ये होराइज़न है अर्थ सरफेस का, अगर हम ये लें तो इस तरह से, ये वैसे तो अर्थ ही है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो एक ऑब्जर्वर अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसे सन टाइम से पहले दिख जाता है, 2 मिनट पहले। और टाइम जब वो सनसेट होता है तब भी 2 मिनट बाद तक भी वो सन को देख सकता है। तो ये फिनोमिना भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही देन है। कैसे, वो समझते हैं, लेकिन पहले कुछ वर्ड्स होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के हिसाब से अर्थ की जो सीधी लाइन है उसे होराइज़न कहते हैं, हिंदी में क्षितिज कहते हैं। क्षितिज वर्ड सुना होगा कभी। तो ये अर्थ के सरफेस से सीधी लाइन, ये होराइज़न होता है, ठीक है। तो अब भी ये सन रियल में होराइज़न से नीचे है, तो हमें विजिबल नहीं होना चाहिए, बट ये विजिबल होता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, इस फिनोमेना को समझते हैं। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric refraction। किसकी वजह से? atmospheric refraction। क्वेश्चंस में फ़र्क होता है। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सिर्फ ये एक वर्ड आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपका आंसर ज़्यादा मार्क्स का है, 2 या 3 मार्क्स का है, तो ये डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी सब कुछ है, तब आपको डिटेल देनी है। तो बाय द एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल का तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक अपीरियंट पोजीशन होती है, एक एक्चुअल पोजीशन होती है। जैसे स्टार में तुमने देखा कि स्टार एक्चुअली नीचे होता है लेकिन अपीयर थोड़ा सा हाइयर होता है, तो वो एक्चुअल और अपीरियंट वर्ड तुमने अच्छे से समझ में आ गया। तो एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन, तो सन हमें कब नजर आना चाहिए? जब वो एक्चुअली क्रॉस कर ले होराइजन को। शो द एक्चुअल एंड अपीरियंट पोजीशन दिखाए सन की विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन, और हमें एक्चुअल एंड अपीरियंट पोजीशन नज़र आती है। एक्चुअल भी नज़र आती है, अपीरेंट भी नज़र आती है। मतलब एक्चुअल तो जब ऊपर आई जाता है रेल में तो आती है, पर अपीरेंट भी आती है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड अपीरियंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट, और 2 मिनट का डिफरेंस होता है। मतलब वो एक्चुअली ऊपर आया नहीं होता लेकिन फिर भी दिख जाता है, उसे कहते हैं अपीरेंट लुक नज़र आती है। तो क्यों नज़र आती है? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, इसमें सीधा क्वेश्चन में हेडिंग में आएगा वाई एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, या व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। व्हाट अबाउट द हाउ मैनी टाइम अपीरियंट सन वी कैन सी, अपीरियंट सन वी कैन सी 4 मिनट, 2 मिनट बिफोर द सनराइज, 2 मिनट आफ्टर द सनसेट वी कैन सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। कि वो कहता है कि मतलब अपीरियंट सन हमें कितने टाइम दिखता है, तो 4 मिनट दिखता है, 2 मिनट शुरू में, 2 मिनट बाद में। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। एक ख़ास बात इस लाइन में लिखी है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था एक बार, लेकिन ये लाइन यहाँ लिखी है, रिफ्रेशर में लिखी भी नहीं है। द अपीरियंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क इज सनराइज एंड सनसेट इज़ आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपीरियंट फ्लैटरिंग भी नजर आती है। फ्लैटरिंग मतलब जैसे फुटबॉल होती है, वो एकदम गोल होती है, स्फीयर की तरह, मतलब स्फीयर की तरह होती है, वैसे ही सन बिल्कुल स्फीयर की तरह होता है, गोल। लेकिन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज़ वो थोड़ा फ्लैट लगता है, ऐसा लगता है फ्लैट है, एक सर्कल की तरह है, बस उसी समय लगता है। तो वो फ्लैटरिंग होती है, किस टाइम पे होती है, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं आपको। अपीरियंट होता है, रियल में फ्लैट नहीं हो गया सन उस समय। अपीरियंट फ्लैटरिंग ऑफ सन, अपीरियंट फ्लैटरिंग, यहाँ से क्वेश्चन की लाइन सुनो, 1 नंबर के लिए है, अपीरियंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना, यानी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को थोड़ा सा एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस समय ये आपका जो सन है वो अर्थ के हॉराइजन से नीचे है, तो डेफिनेटली किसी को भी ये विजिबल नहीं होना चाहिए। एज केस अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना हो, तो ये नज़र नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये है। बट हाँ, हल्की सी लाइट ऊपर को आएगी, रोशनी आएगी कि हाँ कुछ नीचे से आ रहा है। जैसे कैंडल अगर नीचे भी जल रही है, हमारी आंखों की रेंज में नहीं जल रही, लेकिन कैंडल की रोशनी तो ऊपर तक आएगी, तो हॉराइजन के नीचे होने पर भी थोड़ी सी रोशनी तो आएगी। लेकिन जब वो थोड़ा सा ऊपर आता है, हॉराइजन से ऊपर आता है, तो हल्का हल्का हमें विजिबल होना शुरू होता है। जिस तरह से इसमें देखो, थोड़ा सा और ऊपर आ गया तो हमें विजिबिलिटी अब होने लगी है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में जब सन अभी नीचे ही होता है तब भी हमें वो विजिबल होता है। उसका रीज़न है,
देखो अगर ये सन नीचे ही है तो यहाँ से इसकी लाइट रेज, यहाँ से सारी जगह इसकी लाइट रेज जा रही होंगी। भाई ये तो सन है, इसकी लाइट रेज तो अनलिमिटेड होती हैं, तो ये लाइट रेज जा रही हैं, सारी लाइट रेज जा रही हैं इधर उधर ऊपर ऐसे करके जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो अर्थ का ये वाला हिस्सा है तो अर्थ हमें ये दिख नहीं सकती, क्योंकि हमेशा हम यहाँ होते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ हमेशा रोटेट होती रहती है, हम अर्थ के ऊपर होते हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ हैं, तो ये वाली लाइट तो हमें दिख नहीं सकती। चलो ये तो ठीक है, बट जब लाइट इस तरह से आती है और वो इस तरह से यहाँ अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ऐसे देखो एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर किया उसने, तो जब वो ये लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ये, तो यहाँ से ये बैंड हो जाती है, क्योंकि ये स्पेस है जो वैक्यूम होता है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है, जबकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं और हैवी हाइयर डेंसिटी होती है। हाइयर डेंसिटी होने की वजह से वो बैंड हो जाती है। अब इंसान की आइज़ को क्या आदत है, हम कैसे, हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, हमारा ब्रेन लाइट के सोर्स को वही इंटरप्रेट करता है जहाँ से लाइट उसे आती हुई नज़र आती है। अब लाइट आ तो यहाँ से रही है, लेकिन उसका ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेटली उसको जहाँ स्ट्रेट वे में देखता है और जहाँ से लाइट आती है वहीं पे सोर्स मान लेता है। तो लाइट नीचे से रही है मगर वो रिफ्लेक्टेड हो गई है, लेकिन स्ट्रेट वे देखेंगे तो वो लाइट इस तरह से आ रही है, तो ये लाइट आपके पास स्ट्रेट वे में आ रही है। ठीक है, तो ये विजिबिलिटी यहाँ होती है। अभी रियल में सन होराइज़न के नीचे ही है, बट विजिबल हो रहा है ऊपर, और उसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि सनलाइट यहाँ से एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, वो दो लाइनें दिखा रहा है, इसका मतलब दो सनलाइट ही, दो रेज ही नहीं गई हैं, अनलिमिटेड रेज हैं, आपको कन्वीनियंट करने के लिए दो रेज दिखा रहा है। जब सन रेज यहाँ आई तो वो रिफ्लेक्टेड होकर झुक गई, लेकिन अगर उनको स्ट्रेटली बैकवर्ड मिलाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इंटरप्रेट वहीं करता है जहाँ से लाइट आती है, तो उसे लगेगा कि सन ऊपर है और वो सन को ऊपर विजिबल कर पाएगा। तो सन उसे टाइम से पहले दिख गया, देखो जी सन आपको टाइम से पहले दिख गया, 2 मिनट पहले दिख जाता है। इस समय सन थोड़ा सा फ्लैटेंड भी होता है, फ्लैटेंड मतलब बिल्कुल राउंड नहीं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एनसीईआरटी थोड़ा ठीक से नहीं लिखती, तो क्वेश्चन यहाँ से, आंसर यहाँ से देखो। द एक्चुअल सनराइज टेक प्लेस व्हेन द सन जस्ट अबाउट द हॉरिजन। तो हॉरिजन से रियल में ऊपर आ जाता है तभी एक्चुअल सनराइज या सनराइज होता है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का रिफ्रैक्शन होता है कॉज बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से हम देख पाते हैं 2 मिनट बिफोर व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, जबकि सन तो हॉरिजन के नीचे ही है। तो उसका रीज़न, क्योंकि जो सन लाइट है वो कमिंग होती है, आती है लेस डेंस एयर से, बताया था ना सन यहाँ पर होता है, तो लेस डेंस एयर से आती है और एंटर कर जाती है हाई डेंस एयर में, तो मोर डेंस एयर में वो एंटर कर जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रिफ्रैक्शन हो गया था, ऐसे लाइट आ रही थी और रिफ्रैक्टेड हो गई थी नीचे की तरफ, तो रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड हो जाती है। तो जिसकी वजह से एज इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स एज इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। बट हमारी आंखों को क्या आदत है, बट आवर आई विल सी द सन एट द पोजिशन फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स इट, जहाँ से लाइट एंटर हो रही है इन आँखों में, वो सिर्फ उसी को, चाहे वो लाइट आ रियल में यहाँ से रही है रिफ्रैक्टेड होके, लेकिन वो उसको स्ट्रेटली वे करता है। तो आवर आई विल सी द सन एट द पोजिशन फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स इट इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। द एक्चुअल सनराइज तो होगा जो हॉराइजन से जब वो ऊपर होगा, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट कॉज बाय द एटमॉस्फेयर वी कैन सी राइजिंग सन अबाउट 2 मिनट बिफोर व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सन लाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस एयर टू मोर डेंस एयर एंड रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स, और डिफ्रैक्ट हो जाती है डाउनवर्ड में एज इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर पास होती है। बट आवर आई विल सी द सन एट दैट पोजिशन फ्रॉम वेयर, हमारी आंखें सिर्फ उसी पोजिशन में सन को देखती हैं जहाँ से लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में, उसके स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। अब समझाने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में केयरफुली देखो तो हमने यहाँ से
एक बीम ऑफ लाइट न करी है जिसकी रोशनी यहाँ पहुँच तो गई, यहाँ पहुँच गई, लेकिन उसका रास्ता नहीं दिखा कि वो जा कहाँ से रही है। लाइट यहाँ से क्रॉस हुई ज़रूर है, पहुँची भी ज़रूर है, लेकिन उसका पाथ विजिबल नहीं है। हमारे चारों तरफ तुम्हें पता है हमेशा डस्ट पार्टिकल रहते हैं, लेकिन हमेशा हमें लाइट का रास्ता विजिबल नहीं होता। लेकिन कभी कभी जब कमरे की किसी खिड़की से रोशनी आ रही होती है तो हमें पाथ विजिबल होता है, हमें लगता है अरे यहाँ से धूप आ रही है, और उस समय डस्ट पार्टिकल भी विजिबल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे ही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग कैसे होती है लाइट की, चलिए वो देखते हैं। अब हमने क्या किया कि सेकंड वाले ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, 2 चम्मच दूध डाल दिया, इसमें दूध डाल के इसे छोड़ दिया, थोड़ी देर उसे मिक्स किया और फिर उसे छोड़ दिया। अब हमने देखा फिर दोबारा, अब पाथ भी विजिबल हो गया। अब देखो अभी भी यहाँ से पाथ विजिबल नहीं है, क्योंकि पता है ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने इसमें चीनी घोल के डाली हुई है और इसमें मिल्क डाला। 9th में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये प्योर सॉल्यूशन है जबकि ये कोलाइडल है, ठीक है, सस्पेंशन है, याद है। तो कोलाइडल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। देखो मिल्क के पार्टिकल आपको दूध में नज़र नहीं आएंगे, हाँ मिल्क के पार्टिकल छोटे बहुत होते हैं, नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर कर सकें। ये तुमने पढ़ा है 9th में सब कुछ, पर तुम्हें याद नहीं होगा। 9th में तुमने पढ़ा था कि शुगर सॉल्यूशन कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, तो उस समय देखा नहीं, लेकिन देखा कि यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ने हाँ अभी भी लाइट को स्कैटर नहीं किया। लाइट पहले यहीं से जा रही है, लेकिन लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं हो पा रही। लाइट हमें दिखती क्यों है, रोशनी क्यों दिखती है, क्योंकि वो स्कैटर होती है, क्योंकि वो बिखर जाती है, टूट जाती है, इसलिए हमें दिखती है। वैक्यूम में क्यों नहीं दिखाई देती, स्पेस में अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है लाइट को तोड़ने के लिए। तो यहाँ हमने उसमें मिल्क डाला और उसका सॉल्यूशन हमने स्मॉल पार्टिकल्स क्रिएट किए, उसे कोलाइडल बना दिया, स्मॉल पार्टिकल्स दिखे और स्मॉल पार्टिकल से आपको पाथ दिखा और आराम से विजिबिलिटी दिख गई। अगर हम यहाँ भी इसके सॉल्यूशन में भी मिल्क डाल देंगे तो हमें यहाँ से भी एकदम पाथ दिखेगा और हम विजिबिलिटी क्लियर होगी। तो इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके बेस पे हुई है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्मॉल पार्टिकल्स। जो बहुत ज़्यादा होते हैं स्मॉल पार्टिकल वो स्कैटर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर कर पाते हैं। तो लाइट स्कैटर होती है, तो इसी के कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? द सनलाइट का जो स्कैटर होना होता है उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो यहाँ एक बार फिर आपको विजिबिलिटी के लिए दिखाया है कि चाहे वो मिल्क के पार्टिकल्स आपको दिखे ना हो, लेकिन वो मिल्क के पार्टिकल इसी तरह से यहाँ पर हैं, और जब यहाँ से रेज आ रही हैं तो वो मिल्क के पार्टिकल उससे टकरा रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं, उसे स्कैटर कर रहे हैं, उसे बिखरा रहे हैं, बिखेर रहे हैं, और आपको विजिबिलिटी आ रही है कि हाँ लाइट यहाँ से पास हो रही है। तो लाइट इजीली पास हो गई है, पास यहीं से हो रही है पहले वाले से, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो सॉल्यूशन है। तो ये स्कैटर नहीं कर पाया, ये स्कैटर नहीं कर पाया, लेकिन इसने स्कैटर कर दिया, और वो इस तरह से स्कैटर करता है और इस तरह से लाइट का पाथ इतना इतना आपको चौड़ा विजिबल हो जाता है। इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में एनसीईआरटी में देखें क्या क्या मेंशन है। तो एनसीईआरटी बताती है कि इंटरप्ले ऑफ लाइट, तो लाइट के बारे में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो उसका इंटरप्ले मतलब उसके अंदर ही अंदर हमें बहुत सारे सेवरल फिनोमिना, स्पेक्ट्रल फिनोमिना के बारे में समझ में आना शुरू होगा। जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, कि वाटर बहुत गहराई में ब्लू क्यों होता है, या फिर आपके पास जो भी और भी सारे फिनोमिना जैसे रेडनिंग ऑफ द सन, सन लाल क्यों होता है जब वो सनराइज़ के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे, आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिनास के बारे में हम फैमिलियर होने जा रहे हैं। जब हम पढ़ने जाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिटेल्स को पढ़ेंगे तो हमें इन सब के बारे में भी पता चल जाएगा। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल। ये अभी आपने देखा द पाथ ऑफ ए बीम, तो बीम का पाथ आप नहीं देख पाए एक ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन मतलब शुगर सॉल्यूशन में आप नहीं देख पाए। हाउएवर द पाथ बिकम विजिबल हुआ थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन से, वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल रिलेटिवली लार्जर, क्योंकि वहाँ जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं। टिंडल इफेक्ट याद है सबको? टिंडल इफेक्ट एक टॉपिक था। तो व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? सिंपली डिफाइन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नाउन एज द टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नाउन एज द टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
भाई बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें, गैसेज है हवा में, डस्ट पार्टिकल्स है हवा में, वाटर वेपर्स है हवा में, एसिड है हवा में, इतनी सारी चीज़ें हैं। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, इसमें स्मोक है, देखो धुआं है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं डस्ट के, एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर्स, और हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच ए फाइन पार्टिकल, तो जब भी, जैसे अभी वो स्कैटर हुई लाइट और हमें पाथ नज़र आया, वैसे ही जब पाथ ऑफ बीम, जब इसमें से सनलाइट गुजरेगी इस एयर में से, इस एटमॉस्फेयर में से, जो इतनी सारी चीज़ों को लेके अपने पास है, वो जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, द लाइट रीच टू अस, हम तक पहुंच जाती है आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड डिफ्यूज बाय दिस पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो उसे स्कैटर करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, तोड़ देते हैं और हम तक वो रोशनी पहुंच जाती है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टिंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट का मतलब तो आपको याद हो ही गया होगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना को कहते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द टिंडल इफेक्ट, विच यू हैव स्टूडेंट क्लास 9 में पढ़ा है दिस फिनोमिना। और ये अभी भी डिफाइन तो सेम ही है, और दो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं वो, व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट, गिव टू एग्जाम्पल, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ड्यू टू, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या ड्यू टू हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। तो आपको पता है टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है, ड्यू टू हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द, किसका हेट्रोजीनियस नेचर है, एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का हेट्रोजीनियस नेचर होने की वजह से लाइट स्कैटर होती है। तो अब आपके पास दो एग्जाम्पल वो आपसे पूछेगा। तो पहला है व्हेन ए, यहाँ से शुरू करो, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक्ड फिल्ड रूम, अगर किसी रूम में घुसेगी, आप सीधा भी लिख सकते हो एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, तो एक तो ये हो गया, और द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल होती है। दूसरा कैनोपी है आपका, सेकंड है आपका कैनोपी, कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब पता है ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इतने घने होते हैं कि धूप नहीं आ पाती, जब बारीकी से कहीं से धूप निकलती है तो उसका पाथ विजिबल होता है, तो उसे कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। तो दूसरा एग्जांपल है कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट, और गिव टू एग्जांपल। टिंडल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इट्स टू एग्जांपल व्हेन ए लाइट बीम एंटर थ्रू ए होल इनटू द रूम एंड ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। हेयर टाइनी ड्रॉपलेट्स माइस स्कैटर करते हैं लाइट को, क्योंकि टाइनी ड्रॉपलेट उस समय स्कैटर कर सकते हैं लाइट को। देखने में दोनों बोटल्स देखो बिल्कुल खाली हैं, बट हमने ना इस बोतल में स्मोक भरा हुआ है, एक बोतल में हमने स्मोक भरा हुआ है इस वाली में। तो यहाँ से हमने लाइट पास करवाई, तो यहाँ पाथ विजिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं थे, जबकि यहाँ पाथ विजिबल हो गया। देखो यहीं से लाइट गुजर रही है लेकिन पाथ यहाँ विजिबल नहीं है, जबकि यहाँ पाथ विजिबल है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ये भी एक एग्जाम्पल है। यह है टिंडल इफेक्ट, जो कभी कभी विजिबल होता है कि हर जगह जहाँ रोशनी आए वहाँ टिंडल इफेक्ट नज़र आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल होती है वहीं पर टिंडल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये टिंडल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये जंगलों में टिंडल इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो मोस्टली वाटर ड्रॉपलेट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन अभी एक बार आया था टिक मार्क में। तो जंगल्स में कैनोपी के में जो टिंडल इफेक्ट नज़र आता है, जैसे इसमें विजिबल आ रहा है, तो किसकी वजह से नज़र आ रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत छोटे छोटे, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिससे वो स्कैटर होती है लाइट और हम टिंडल इफेक्ट को देख पाते हैं इजीली। अब ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, और ये जानने के लिए फिर दोबारा एक बार वापस स्कैटरिंग समझते हैं। स्कैटरिंग क्यों होती है, कैसे होती है लाइट की, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने 2 ग्लासेस लिए और उससे एक बीम ऑफ लाइट पास करवाई। बीम ऑफ लाइट फाइनली यहाँ पहुँच तो गई, बट आपको उसका पाथ विजिबल नहीं होता। हमारे चारों तरफ हमेशा ही लाइट होती है, बट हमारे को उसका पाथ विजिबल नहीं होता। कुछ केसेस में पाथ विजिबल होता है, जैसे आपकी खिड़की से धूप आ रही हो तो आपको पाथ विजिबल होता है, और उस समय आप उस इफ़ेक्ट को कहते हो कि टिंडल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लाइट सिर्फ उसी एक जगह पर आ रही है या उसी जगह पर ट्रैवल कर रही है और जगह पे लाइट है ही नहीं।
लाइट तो हर जगह है बट उसका पाथ विजिबल नहीं होता। जैसे इस समय भी लाइट यहीं से गुजर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है बट उसका पाथ विजिबल नहीं है। उसके पाथ को विजिबल करने के लिए हमने उसमें मिल्क मिक्स किया ताकि वो कोलाइडल सोल्यूशन हो जाए और इफेक्ट क्रिएट हो, टिंडल इफेक्ट क्रिएट हो और हमारे लिए पाथ विजिबल हो जाए। हमने इसका पाथ विजिबल करवा दिया था, इतना हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पाथ विजिबल कैसे हुआ था, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने पर्टिकुलरली अब इसके पार्टिकल्स को उठा लिया, तो हमने समझा कि अगर कोई भी लाइट रेज के लिए ये पार्टिकल, हमने यहाँ से एक पार्टिकल पिक कर लिया कि ये लाइट रेज आई होगी, इस पार्टिकल से टकराई होगी। अगर समझो तुम्हारा हाथ यहाँ रखा है और कोई चीज़ आके टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। सपोज़ तुम्हारे एक हाथ में पानी का पाइप है एक, और उस पानी के पाइप से आपने दूसरे हाथ में उस पानी को मारा तो वो पानी क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। तो उस स्कैटर हो जाएगा, इसीलिए इसका वर्ड रखा है स्कैटरिंग। देखो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये लाइट का एक, ये पार्टिकल्स मिल्क के हैं, ये मिल्क के पार्टिकल्स हैं क्योंकि हमने तो मिल्क डाला था, बट मिल्क के पार्टिकल्स हमें रेड नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपने लाइट यहाँ से आई, बीम ऑफ लाइट जो कि रेड कलर की थी, और इससे इस पार्टिकल से टकराई, कोई एक सिंगल पार्टिकल हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया, उससे टकराई और वो सारी लाइट रेज स्कैटर्स हो गई। वो लाइट रेज स्कैटर हो गई, अब स्कैटर होगी तो डेफिनेटली वो अगले पे जाएगी, अगले वाले से भी ऐसे ही टकराएगी। एक और देख लो, अब यहाँ एक वाइट तुम्हारा मिल्क का पार्टिकल है, जब स्कैटर लाइट है तो वो यहाँ भी पहुँचेगी, फिर यहाँ भी स्कैटर हो जाएगी और इसी तरह फिर आगे पहुँचेगी और आगे भी स्कैटर हो जाएगी। और अगर हमारी आइज़ यहाँ पर है और हम देख रहे हैं तो ये स्कैटर लाइट हमारी आँखों तक पहुँचेगी और हमें नज़र आएगा पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट हमें तभी नज़र आता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। चीज़ें हमारे चारों तरफ हमेशा होती हैं लेकिन अंधेरे में हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसका रीज़न भी यही है कि अंधेरे में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। कोई भी चीज़ हमें नज़र तभी आती है जब लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वैसे ही ये मिल्क के पार्टिकल्स या ये लाइट का पाथ हमें तभी नज़र आ रहा है क्योंकि लाइट इससे टकरा रही है, स्कैटर हो रही है और हमारी आइज़ तक भी पहुँच पा रही है। वो मिल्क पार्टिकल जो कि वाइट थे बट रेड कलर पड़ने की वजह से उस पर जो हमारे पास विजिबिलिटी आई है वो कौन से कलर की आई, रेड। और ये स्कैटरिंग, और हमें ऐसा लगा कि एक लाइन सी बन रही है, वो पाथ दिखा रही है, शो कर रही है किसको, लाइट के पाथ को। लेकिन वो शो किसकी वजह से हो पा रहा है, मिल्क के छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। वाइट लाइट मतलब पानी क्यों नहीं स्कैटर कर पाता, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं और आपको पता है बहुत छोटे पार्टिकल स्कैटरिंग नहीं करते। अब इन दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि डे टाइम पे हमें स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है या सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे हमें सन या फिर स्काई रेड क्यों नज़र आता है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये कलर का कॉम्बिनेशन है, एक वाइट कलर, एक सनलाइट आपकी 7 कलर से मिलकर बनी है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द रेड। इन कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ क्या होती है पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेवलेंथ, अगर ये एक मतलब इसका मतलब लार्ज वेवलेंथ है, और अगर ये थोड़ी कम है वेवलेंथ, और अगर इतनी है तो बहुत ही कम है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज़्यादा होना बड़ी लॉन्ग वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ कहलाता है, लॉन्ग वेवलेंथ कहलाता है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस कम होना शॉर्ट वेवलेंथ कहलाता है। डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। ये चैप्टर 12th में रिपीट है और उसमें इन वेवलेंथ्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है। 10th में इनके बारे में ना के बारे में है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज़्यादा स्कैटर्स करेंगी। तो लाइट के एक लाइट, सनलाइट में 7 कलर्स
प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है और इसी से वो डिफरेंटली स्कैटर होते हैं। तो वो डिफरेंटली स्कैटर होते हैं, इसीलिए कभी वो हमें ब्लू नज़र आते हैं और कभी हमें उसकी वजह से रेड नज़र आता है। जैसा कि तुम्हें पता था, कलर जो लाइट का कलर है वो तो लाइट का ही कलर था, रेड कलर था, लेकिन हमें जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो भी रेड नज़र आए। क्यों नज़र आए? क्योंकि रेड कलर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो हमें रेड ही कलर नज़र आ रहा था। ऐसे ही यहाँ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है तो हमें ब्लू कलर नज़र आता है, यहाँ रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है तो हमें रेड कलर नज़र आता है, और डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, स्कैटरिंग पे। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। ये दिखाया आपको वेवलेंथ। विंडिगो की सबसे पहले वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये क्वांटिटी वाइज भी ना 7 कलर्स में से सबसे कम ही होता है। पता है, ये वेवलेंथ वाइज भी अरेंज है एंड अमाउंट के अकॉर्डिंग भी अरेंज है। विबग्योर में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है एक वाइट लाइट में, और उसमें से रेड कलर सबसे ज़्यादा होता है एंड वॉयलेट सबसे कम होता है। एंड ये जो सीरीज़ में चल रहा है, और इसी तरह से इनका वेवलेंथ होता है। सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, सेकंड में इंडिगो की, फिर ब्लू दिखाया गया है। ऐसे ही फिर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी स्कैटरिंग उनकी कम होगी। तो उन्हीं की स्कैटरिंग के ऊपर केस बनता है। तो जो सबसे ज़्यादा कलर होगा, देखो स्कैटर मोस्ट कलर। वॉयलेट हमें कुछ भी कभी नहीं दिखता, ऐसा नहीं। हमारा स्काई में वॉयलेट कलर बहुत कम दिखता है, हमें ब्लू दिखता है। उसका रीज़न यही है, एक तो वॉयलेट कलर बहुत कम है वो, और फिर मोस्टली वो स्कैटर हो जाता है, हमारी आइज़ तक नहीं पहुंचता। ये अजीब है ना, आप सोचोगे स्कैटर हो जाता है हमारी आइज़ तक नहीं पहुंचता, ये अलग लगता है। क्योंकि देखो लाइट तो हमारे चारों तरफ हमेशा ही होती है, बट वो मोस्टली स्कैटर हो चुकी होती है और वो हमें विजिबल नहीं होती, यानी उसका पाथ विजिबल नहीं होता। तो जो स्कैटर हो जाता है वो हमें विजिबल नहीं होता। सेकेंडली, अब उसके बाद जो जब सबसे लीस्ट स्कैटरिंग है वो रेड कलर की है। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। चलिए समझें अब हम कि ब्लू क्यों नज़र आता है। सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस, हमेशा हम अर्थ सरफेस के इस हिस्से में होते हैं, इस हिस्से में हम अर्थ सरफेस के होते हैं। तो सन, अगर यहाँ सन है तो सन की रेज़ यहाँ से हमारी तरफ आ रही होंगी, ये सन की रेज़ आ रही हैं, इसको डिस्टेंस कम प्ले करना पड़ रहा है, कम डिस्टेंस करना पड़ रहा है। तो जब लाइट की रेज़ आती हैं तो यहाँ पर सारे हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, केमिकल्स, अदर गैसेस, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं। जब एटमॉस्फेयर से ये नीचे आती हैं लाइट रेज़ तो ये स्कैटर हो जाती हैं, लाइट रेज़ ऐसे करके स्कैटर हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो ये सबसे आगे वाले दोनों हैं ये स्कैटर हो जाते हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत ही कम है, और हमारे तक पहुँचते पहुँचते में ब्लू कलर की बारी आ जाती है स्कैटर होने की, और ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है। तो हमें जो स्काई है, हमारे को जो एटमॉस्फेयर है अपना, वो ब्लू दिखाई देता है। हमें स्काई हमारे एटमॉस्फेयर में ही दिखता है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या दिखाई देने लगता है? ब्लू दिखाई देने लगता है। जैसे कि ये दिखाया गया है कि आपको आपके जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे आपको उसके मिल्क के पार्टिकल्स रेड दिखने लग गए थे, वैसे ही आपको इसके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल क्या दिखने लग गए? ब्लू दिखने लग गए। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है कंपैरिजन टू अदर। कंपैरिजन टू अदर मीन्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड से कम है, तो इसकी स्कैटरिंग मोस्ट प्रॉब्ली होगी, ज़्यादा होगी इसकी स्कैटरिंग, तो हमें ये ब्लू नज़र आते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने ये एक जार लिया, इसके पीछे इसमें पानी भर दिया, इसके पीछे हमने टॉर्च लगा दिया है। अब इसमें अभी तक तो हमें कोई पाथ विजिबल नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा ना दूध डाल देंगे जैसे हमने पहले किया था। इसमें अब हमने देखा तो हमें क्लियर दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, बस पता चल रहा है पीछे से टॉर्च है, एक रोशनी आ रही है उसकी, क्लियर है, मतलब ज़्यादा स्कैटरिंग हो नहीं रही किसी भी चीज़ की। अब हम इसमें मिल्क डालने वाले, मिल्क मिक्स कर देते हैं इसमें। मिल्क हमने मिक्स किया तो हमने देखा कि जो वाटर है वो ब्लू नज़र आने लगा। ये वाटर ब्लू नज़र आने लगा क्योंकि जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर को ही स्कैटर करेंगे। तो उन्होंने ब्लू कलर को स्कैटर कर दिया, तो हमें इसका वाटर जो है वो ब्लू नज़र आने लगा। जबकि बीच वाला हिस्सा क्या नज़र आ रहा है? रेडिश, येलो। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि देखो ब्लू कलर तो सारा स्कैटर हो गया, जो बचा वो ये कलर बचे हुए ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर बचा। तो हमें जो है इनका मिक्सचर हम करेंगे तो येलोइश आता है, इसलिए हमें सन क्या नज़र आता है? येलो नज़र आता है एट द डे टाइम।
बट हम ये क्वेश्चन अब 10th में नहीं है। 10th में स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, ये है, तो उसके लिए आप कहोगे कि ब्लू कलर हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दैट्स वाई इट इज़ स्कैटर मोर एंड वी कैन सी स्काई इन ब्लू कलर। तो भी हम ये कह सकते हैं। बट अगर आपको नॉलेजफुल होना चाहिए कि ये क्यों नज़र आता है, तो मोस्टली ब्लू कलर इज़ द स्कैटर, मोस्टली ब्लू कलर एंड इज़ स्कैटर, मतलब ब्लू कलर के पार्ट जो है, ब्लू कलर जैसे जो पार्ट है जिसमें इंडिगो, वॉयलेट एंड ब्लू, ये मोस्टली क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। एंड द रिमेनिंग जो बचता है, रिमेनिंग कलर्स मेक ए येलोइश कलर एंड द वी कैन सी सन इज़ अ रेड, या हमें येलोइश कलर में वो नज़र आता है। ये इसका रीज़न होता है। अगर हमने इसी बॉक्सेस को बॉक्स हमारा रेक्टेंगल शेप में था, तो जब हमने यहाँ पे लगाया था, यानी कम डिस्टेंस पे लगाया था टॉर्च, तो हमें डिफरेंट मतलब ब्लू कलर वाला कॉन्सेप्ट दिखा, ब्लू कलर वाला कॉन्सेप्ट दिखा। बट अब की हमने क्या करा, अब हमने टॉर्च इस साइड लगा दिया, मतलब लेंथ वाइज लगा दिया, यानी डिस्टेंस बढ़ गया, किस में, हमारी आइज़ में और हमारे टॉर्च में डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब हमारे सन में और हम में डिस्टेंस बदल गया, क्योंकि हमने टॉर्च को सिंबलाइज किया है सन की तरह। तो हमारे टॉर्च में और उसमें डिस्टेंस बदल गया, तो अब हमें लाइट की इंटेंसिटी कम नज़र आ रही है, लाइट इंटेंस कम नज़र आ रहा है। इसीलिए हमें शाम के टाइम पे जब सनसेट या सनराइज़ होता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम नज़र आती है और सन जो है वो ज़्यादा ही येलो या रेडिश नज़र आता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि एट दैट टाइम द सन इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे ज़्यादा ही डिस्टेंस में होता है, उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और यही एक मेन रीज़न है कि एट द सनसेट एंड द सनराइज़ टाइम पे हमें सन रेड भी नज़र आता है, क्योंकि उसके मोस्टली कलर जो होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं, स्कैटर हो चुके होते हैं। जैसे कि अर्थ सरफेस में अगर ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, दैट टाइम आपके पास सन यहाँ है, तो जब उसे यहाँ आना है तो उसे एक लंबा डिस्टेंस करना है। एक यहाँ पर अगर सन यहाँ है तो हमारा डिस्टेंस देखो कम है, लेकिन यहाँ है सन तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस समय सन की रेज आ रही होती हैं तो ब्लू, सबसे पहले वॉयलेट स्कैटर हो चुका होता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तो वॉयलेट स्कैटर हो जाता है, फिर इंडिगो स्कैटर हो जाता है, फिर ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, ग्रीन स्कैटर हो जाता है, येलो स्कैटर, ऑरेंज स्कैटर, और फाइनली रेड ही बचता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसकी, और फाइनली वही बचता है और फिर वो स्कैटर होता है तो हम तक जो रेज पहुंचती हैं वो रेड इन कलर पहुंचती हैं, इसलिए हमें उस समय सन की विजिबिलिटी रेड कलर की होती है। ये इसका रीज़न है। तो यानी डिस्टेंस बहुत इफेक्टिव है, सिंस द लाइट हैज़ टू ट्रेवल मोस्ट अमाउंट ऑफ द डिस्टेंस या लार्ज अमाउंट ऑफ द डिस्टेंस एट दैट टाइम। सन की लाइट को सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करना होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट, एंड द मोस्ट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो मोस्टली जो कलर होते हैं वो स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, मोस्टली जो कलर होते हैं ये यहाँ से यहाँ तक के सारे स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, एंड ओनली रेड कलर आर रिमेनिंग एंड रीच टू अस। रेड कलर ही बचता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू एंड वाई द सन कलर इज़ रेड एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट। ये कॉन्सेप्ट बुक में बहुत अच्छे से लिखे ही नहीं हैं, आपको ऐसे ही समझने चाहिए थे। क्लियरली समझ में आ चुके होंगे उम्मीद करूँ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लाउड में वाइट क्यों नज़र आते हैं भाई, क्लाउड भी तो स्कैटर करेंगे लाइट को और ज़्यादा स्कैटरिंग तो ब्लू कलर की ही होती है, तो स्काई की तरह ही क्लाउड का कलर ब्लू क्यों नहीं होता, ब्लू नहीं होता, वाइट होता है। पहला रीज़न तो यह है कि क्लाउड बहुत ऊंचे ही नहीं होते, पता है। हम पहाड़ों में अगर चलते हैं, पहाड़ों में अगर होते हैं तो क्लाउड हमारे आसपास होते हैं, हमारे हाथों में होते हैं, हम टच कर सकते हैं उसे। प्लेन हमेशा क्लाउड से ऊपर उड़ते हैं, तो क्लाउड बहुत हाइट पे होते ही नहीं है जितनी हाइट पे तुम्हारा और एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से वो ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंडली ये भी कि क्लाउड के जो पार्टिकल होते हैं वो मोस्टली सिर्फ डस्ट पार्टिकल से या फिर बनते हैं वाटर पार्टिकल से। तो वाटर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और वो बड़ा साइज़ होने की वजह से वो सारे कलर को इक्वली क्या करते हैं, सारे कलर्स को
इक्वली स्कैटर करते हैं और सारे कलर को इक्वली स्कैटर करने की वजह से फाइनल कलर वाइट ही नज़र आता है, इसलिए क्लाउड हमें वाइट नज़र आते हैं। तो अगर ये अजीब अजीब से क्वेश्चन आ भी जाएँ, कोर्स में ना होने के बावजूद भी आ जाते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल होने चाहिए। तो क्लाउड आपको वाइट क्यों नज़र आते हैं भाई, क्लाउड नज़र क्यों आते हैं वाइट? बिकॉज क्लाउड इज़ नॉट सो फार फ्रॉम अस, इतनी दूर ही नहीं होते पहली बात तो। सेकेंडली, क्लाउड आर मेनली कंसिस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड द वाटर पार्टिकल्स, एंड वाटर पार्टिकल एंड द डस्ट पार्टिकल आर नॉट सो स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे नहीं होते। दे आर बिग एनफ टू स्कैटर ऑल द कलर ऑफ द लाइट, इक्वली इसको स्कैटर कर पाते हैं। दैट्स वाई वी कैन सी वाइट कलर ऑफ द